जैसे कि पिछली क्लास में हमने देखा, पदों का हमने पूरा वर्णन किया 4 बिंदुओं पे, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। और उसी का हम लास्ट विशेष कर रहे थे। नयन सेज, यहाँ पर एक शब्द आया है नयन सेज में रूपक अलंकार। अब अलंकार तो जैसे आपको बता ही दिया गया है कि क्या होता है अलंकार। नयन सेज मतलब नयन रूपी सेज। आंख को क्या बोल दिया गया है? बिस्तर। आंख को बिस्तर मान लिया गया है। तो रूपक अलंकार का क्या मतलब होता है, क्या है इसकी परिभाषा, ये हम देखते हैं। उपमेय और उपमान में जब अंतर दिखाई न दे, तो यहाँ पर उपमेय है नयन और उपमान है सेज। अब दोनों को क्या बता दिया गया है कि आंख रूपी बिस्तर, आंख को बिस्तर बता दिया गया और बिस्तर को आंख बता दिया गया। मतलब जहां उपमेय और उपमान में जब अंतर दिखाई न दे तो हम उसे रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक मतलब रूपी, नयन रूपी बिस्तर, आंख को बिस्तर बता दिया गया। अब उपमेय क्या चीज होती है? तो जिस वस्तु से किसी अन्य वस्तु की तुलना की जाती है, तो यहाँ नयन की तुलना की जा रही है बिस्तर से, तो ये हो जाएगा उपमेय। और सेज जो है, जिसको हम बिस्तर बोल रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? उपमान। जिसकी तुलना की जाए वो हो जाता है उपमान, और जिससे तुलना की जाए वो हो जाता है उपमेय। तो यहाँ पर नयन सेज में नयन जो है वो उपमेय है, क्योंकि आंख की तुलना बिस्तर से हो रही है, तो हम इसको बोलेंगे नयन उपमेय है। और सेज जो है उपमान है। अब यहाँ पर आप देखिए, एक उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है। उदाहरण में दिया गया है कि हरिपद कोमल कमल से। हरिपद, हरिपद मतलब ईश्वर के पैर इतने कोमल है जैसे कमल, तो ईश्वर का पैर ये हो जाएगा। हरिपद जो है वो है उपमेय, और कमल जो है, कमल जो है हो जाएगा उपमान। दोनों में समानता ये है कि यही नहीं पता चल रहा है कि ईश्वर के पैर है या कमल की पंखुड़ियां हैं। यहाँ अर्थात यहाँ पर समानता के कारण तुलना तो हो रही है, परंतु यहाँ पर दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल एक हो गए, इसलिए हम कहेंगे रूपक अलंकार। तो जहां उपमेय और उपमान में जब अंतर दिखाई न दे, मतलब दोनों एक जैसे हो जाए, वहां पर होता है रूपक अलंकार। जैसे कि यहाँ पर नयन सेज में जो आपका आया है, नयन सेज, उसमें हम देख रहे हैं कि वहां पर रूपक अलंकार है। तो रूपक अलंकार मतलब उपमेय और उपमान में जब अंतर दिखाई न दे तब वो होता है रूपक अलंकार। और उपमेय होता है जिससे तुलना की जाए, और उपमान होता है जिसकी तुलना की जाए। यहाँ फिर से उपमान का शाब्दिक अर्थ है तुलना या समानता। जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से समानता बताई जाती है, तुलना की जाती है, उसको हम उपमान कहते हैं। तो इसका एक उदाहरण भी यहाँ पर दिया हुआ है। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ पर सीता का जो मुख है वो आपका हो जाएगा उपमेय, और चंद्रमा के समान जो है वो हो जाएगा उपमान। तो चंद्रमा उपमान है, क्योंकि सीता का मुख और चंद्रमा दोनों एक जैसे हो गए हैं, दोनों की तुलना की जा रही है और दोनों में समानता बताई जा रही है। कि यही नहीं पता चल रहा है कि वो सीता का मुख है या कि चंद्रमा है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जो चंद्रमा होता है उसको सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। हमेशा ये बोला जाता है कि चांद जैसी सुंदर है। किसी लड़की के बारे में ऐसा जब कभी बोला जाता है तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यही बताया जा रहा है कि उपमान क्या होता है कि सीता का मुख तो हो गया उपमेय, क्योंकि उसकी तुलना हो रही है किससे? चंद्रमा से हो रही है, तो यहाँ चंद्रमा हो जाएगा उपमान। आगे उसके और टूटना है ज्यों उसका, और टूटना है ज्यों, ज्यों शब्द आ रहा है यहाँ पर, आप देखिए, और टूटना है उसका ज्यों, उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना होती है, संभावना का वर्णन होता है, तो संभावना को दिखाने के लिए हम जैसा, ज्यों, त्यों, मानो, मनु, जनु, जानहु, मानहु, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम बोलते हैं ना, मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि चंद्रमा हो, मानो ऐसे दिख रही थी जैसे ऐश्वर्या रॉय। आप लोग जैसे जनरली ऐसे हम बात करते हैं,
तो हम यहाँ पर मानव शब्द का प्रयोग या ज्यो शब्द का प्रयोग या मानहु शब्द का प्रयोग जहां कहीं भी आपको दिखाई दे वहां पर क्या होता है, संभावना। संभावना मैंने उसके लगभग, वैसा, मान लो, हम बोलते हैं ना मान लो ऐसा दिख रहा है, मानो ऐसा दिख रहा था, जैसे कि बादल ना हो वो कोई स्वर्ण पुरुष हो, इस तरह के जहां पर हम प्रयोग करते हैं तो वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। और उपमेय में उपमान की वहां संभावना होती है, मैंने जिसकी तुलना जिससे की जाती है उसमें संभावनाएं नजर आती है, वहां पर होता है उत्प्रेक्षा। इसकी पहचान बहुत सरल है, जहां पर मानहु, मानो, निश्चय, ज्यो, त्यो, मनु, जनु ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, वहां पर हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। अब यहाँ पर देखिए ज्यो आया है, जैसे, मतलब ज्यो माने जैसे, कि यहाँ उदाहरण जैसे ऐसा लग रहा है कि कनक का अर्थ यहाँ धतुरा है। तो कवि कनक का एक अर्थ आप जानते हो सोना भी होता है, तो कवि कह रहा है कि धतुरे को वो ऐसे लेके जा रहा है वो भिक्षुक, मानो कि सोना लेके जा रहा है। संभावना, यहाँ पर कनक नहीं लग रहा है उसको, क्या लग रहा है यहाँ पर, जैसे वो सोना। सोना क्या है, प्रेशियस चीज है, बहुमूल्य चीज है, बहुत ही संभाल के हम उसको ले जाते हैं। वो धतुरे को ऐसे लेके जा रहा है वो भिक्षुक, मानो कि वो सोना लेके जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ज्यो शब्द आया, तो काव्यांश में ज्यो शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, एवं कनक उपमेय में स्वर्ण उपमान के होने की कल्पना हो रही है। अतएव यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हमको दिखाई दे रहा है। तो हमने बहुत सारे अलंकार इस पाठ के माध्यम से अभी तक में आपने जाने हैं, जिसमें हम पुनरुक्ति प्रकाश, इसके बाद हमने पढ़ा यमक, रूपक और उत्प्रेक्षा। आगे आ जाते हैं, यहाँ पर है अगली एक लाइन है इसमें जो हम पद पढ़ रहे हैं, उसमें हम अभी किसका वर्णन कर रहे हैं, अभी तक हम पढ़ रहे हैं विशेष। आपको इतना डिटेल बताया जा रहा है परंतु आपको लिखना एक ही लाइन में है। जैसे आपको क्या लिखना है कि जहां पर भी ज्यो आया है तो आप वहां पर लिख सकते हो कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां नयन सेज है वहां पर आप लिखोगे रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस तरह लिखना, आपको इतना डिटेल नहीं, चूंकि आप लोगों के लिए नया है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता रही हूँ। डूबे बिना नहाने वालों में विरोधाभासी अलंकार। आप देखिए कि ये तो संभव ही नहीं है ना कि हम अगर नहा रहे हो और बिना पानी में डूबे ही नहा ले, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो यहाँ पर कवि क्या है, कवि ने देखिए कितनी सुंदर लाइन लिखी है कि डूबे बिना नहाने वालों। तो यहाँ पर विरोधाभासी अलंकार है। तो विरोधाभासी अलंकार कहाँ पे होता है, जब वाक्य में आपस में कटाक्ष करते हुए दो या दो से अधिक भावों का प्रयोग किया जाता है। दो भाव है यहाँ पर, या तो आप ये बोल सकते हो कि डूबे बिना आप कैसे नहाओगे, और कभी बोल रहा है कि डूबे बिना नहा भी लिया। तो दो यहाँ पर भाव है, आपस में कटाक्ष कर रहे हैं एक दूसरे को, इस कारण यहाँ पर विरोधाभास है, विरोध का आभास हो रहा है कि नहा तो रहा है पर बिना डूबे नहा रहा है। तो विरोध का आभास होने के कारण यहाँ पर विरोधाभासी अलंकार है, इसमें डूबे बिना नहाने वालों में। ठीक है, अब आगे का पद है वो देख लेते हैं। होता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता। फिर से यहाँ पर आपको प्रेरित किया है कवि ने। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किन किन कठिन शब्दों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो खोता एक शब्द आया, खोता माने खोना, गुम हो जाना। जिल जेल माने होता है कवर जो आप लगाते हैं, वो होता है जेल, उसको हम निकाल के फेंक भी सकते हैं। पोथी माने होता है पुस्तक, और चंद माने होता है कुछ। फिर से हम आ जाते हैं, आप पूर्ववत बिल्कुल नहीं लिखेंगे। अगर आपने पूर्ववत लिखा तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि पूर्ववत कोई चीज नहीं होती। पूर्ववत मतलब पहले जैसा। तो डेफिनेटली ये बिल्कुल सही है कि अगर हम कोई पाठ के सारे पदों को यदि हम बता रहे हैं तो हर बार उसका संदर्भ वही रहेगा। पुस्तक का नाम हिंदी, पाठ का नाम जीवन नहीं मरा करता, कवि का नाम गोपाल दास नीरज, और विधा है कविता जो कि एक प्रेरक कविता है।
उसके बाद प्रसंग वही रहेगा, निराशा में डूबे हुए लोगों को कवि ने कभी भी आशा न छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि मनुष्य संसार में कुछ भी नहीं खोता। क्यों नहीं खोता, आप ये प्रश्न कर सकते हो, क्योंकि जब हम दुनिया में आते हैं तब भी हम अपने साथ कुछ नहीं लाते, और जब हम दुनिया से जाते हैं तब भी हमारे हाथ खाली होते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि मनुष्य संसार में कुछ भी नहीं खोता, क्योंकि जब वह संसार में आया था तब वह खाली हाथ आया था, और खाली ही हाथ उसको इस संसार से जाना है। जिस प्रकार हम पुस्तक के पुराने कवर को निकाल कर नया कवर चढ़ा देते हैं, ठीक उसी तरह हमारा जीवन भी होता है। जैसे रात की चांदनी बीत जाने के बाद सुबह की मधुर बेला में धूप की पोशाक पहन ली। सुबह की जो मधुर बेला होती है वो, मतलब जीवन क्या है, परिवर्तनशील है। तो यहाँ कवि कहना चाहता है कि अगर हमारे जीवन में कोई कठिनाई आई है तो परिवर्तन, उस कठिनाई से हम निकलेंगे भी और हमारा जीवन परिवर्तित होगा। मतलब कठिनाई के बाद अच्छा समय भी आएगा, इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। ठीक किसकी तरह, जब बचपन में हमारे बहुत सारे खिलौने क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि हमारा बचपन खत्म हो गया, हमारा बचपन बना रहता है, क्योंकि हमारे बचपन केवल खिलौनों से नहीं है, और भी अलग चीजों से। तो कभी बार बार हमको समझा रहा है कि हमें उन पुरानी चीजों से या मोह से थोड़ा सा हमको दूर होना है, या कठिनाई आने पर उस कठिनाई से हमको बाहर निकलना है, ना कि उस कठिनाई को पकड़े रहना। तो फिर से आप देख लीजिए कि मनुष्य संसार में कुछ नहीं खोता, वो खाली हाथ आया था और उसको खाली हाथ ही जाना है। ठीक हमारा जीवन ठीक किसकी तरह है, जो पुस्तक होता है उसमें जो कवर लगा होता है उसकी तरह होता है, कि हम पुराने कवर को निकाल के नया कवर धारण कर लेते हैं। ठीक किसकी तरह, जैसे रात में चांदनी रात रहती है, अंधेरा रहता है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। ठीक हमारा जीवन भी वैसा ही है कि निराशा आएगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन उसका हल भी निकलेगा और हम फिर से नया जीवन शुरू कर सकेंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि बचपन में हमारे यदि कुछ खिलौने टूट गए, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि हमारा बचपन खत्म हो गया। विशेष पे आ जाते हैं। भाषा यहाँ पर देखिए कैसे है, भाषा सारगर्भित, सरल और सहज है। तुकांत कविता है, छंद मुक्तक है, इसमें सारी चीजें मैंने समझा दी है आपको। फिर जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे रात उतार चांदी, जैसे यहाँ पर शब्द आया, हमने पहले भी बताया कि जैसे, जो, इस तरह के जहाँ पर शब्द आएंगे वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर यहाँ पर आप देखिए, पहने सुबह धूप की धोती, इसमें मानवीकरण अलंकार है। अब मानव का मतलब होता है मनुष्य या आदमी, ठीक है ना। क्यों मानवीकरण आया, आप देखिए कि धोती कौन धारण करता है, मनुष्य ही धारण करता है धोती। तो यहाँ पर हमने क्या बता दिया है कि सुबह को हमने बता दिया है कि वो धोती धारण किया हुआ, सुबह की जो धूप है वो ऐसा लग रहा है मानो सुबह ने धूप की धोती पहनी हुई है। अब धोती कौन पहनता है, मनुष्य पहनता है, इससे हम कहेंगे कि मानवीकरण किया गया है इसका, निर्जीव चीजों का, ये जो प्राकृतिक चीजें हैं उसको मानवीय भावना से जोड़ा गया है, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तो मानवीकरण अलंकार क्या होता है, जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, या जहां पर जड़ में चेतन का आरोप हो, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जड़ का मतलब जिसमें हम ये कह सकते हैं कि चेतना नहीं होती, चैतन्य नहीं होता, परंतु हम कविता में जब वर्णन करते हैं तो उसको हम मनुष्य की तरह बता देते हैं, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब हम कहते हैं वहां मानवीकरण अलंकार है। जैसे यहाँ पर पहने सुबह धूप की धोती, तो चूंकि वो धोती पहन रहा है, मानव जैसा उसको दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। लाखों बार गगरिया फूटी, शिकन न आई पनघट पर, लाखों बार कश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही तट पर, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की उम्र घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता। अब फिर से हम इसकी व्याख्या, विशेष, संदर्भ, प्रसंग पे आ जाते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कुछ कठिन शब्द इसके। गगरिया मतलब होता है घड़ा, जिसको हम मटका भी बोलते हैं।
शिकन मतलब होती है सिकुड़न, कश्ती मतलब होता है नाव, नाव जिसको हम नौका भी बोलते हैं। तम माने होता है अंधेरा, और उपवन मतलब होता है बगीचा। तो सबसे पहले फिर से वही संदर्भ हम बार बार करेंगे ताकि आपको अच्छे से ये याद हो जाए, आपको बार बार मेहनत करने की आवश्यकता न पड़े। तो संदर्भ क्या हो जाएगा? पुस्तक का नाम हिंदी, पाठ का नाम जीवन नहीं मरा करता, कवि का नाम गोपाल दास नीरज, और विधा है कविता, जो कि एक प्रेरक कविता है जो हमें प्रेरित कर रही है आगे बढ़ने के लिए। प्रसंग फिर से वही, निराशा में डूबे हुए लोगों को कवि ने कभी भी आशा न छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। व्याख्या इसकी क्या हो जाएगी, अब देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि पनघट पर हजारों महिलाएं पानी भरने आती हैं और अनेकों बार उनकी मटकियां पनघट पर फूट जाती है, लेकिन पनघट पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आती। उसी प्रकार कई नावें नदी में डूब जाती हैं, पर नदी ज्यों की त्यों बनी रहती है, अर्थात नदी में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता। वे लोग जो समाज में अंधकार लाना चाहते हैं, अंधकार को हम निराशा भी कह सकते हैं, निराशावादी लोग, या जो बाधक बनना चाहते हैं, उनके ऐसा करने से समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आता। ठीक किसकी तरह? यदि पतझड़ ये सोचे कि वो किसी बगीचे को उजाड़ देगा तो ये संभव नहीं है, क्योंकि बगीचे की जो मूल प्रवृत्ति होती है वो है परिवर्तनशील, मतलब उसमें परिवर्तन होगा। यदि पतझड़ आया है तो बाहर भी आएगी। तो मूल प्रवृत्ति में विशेष फर्क नहीं आता और वो अपरिवर्तनशील रहता है। तो बगीचे की या वन की मूल प्रवृत्ति क्या होती है? हरा भरा रहना। तो समय आने पर पतझड़ आता है उसमें। तो ठीक उसी तरह मनुष्य का जीवन भी होना चाहिए कि बहुत कठिनाई आने पर जीवन में बहुत ज्यादा उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, और जिसके कारण जीवन जो हुआ है वो परिवर्तनशील नहीं होना, उसमें अपरिवर्तनशील होना चाहिए जीवन, जो कि हम सुख में बहुत ज्यादा सुखी ना हो और दुख में बहुत ज्यादा दुखी ना हो। विशेष फिर से वही रहेगा, आप देखिए, भाषा सारगर्भित, सरल और सहज। तुकांत कविता है, छंद मुक्तक है क्योंकि इसमें छंदों का प्रयोग नहीं हुआ है, आखिरी के शब्द मिल रहे हैं इसलिए तुकांत कविता है। भाषा आप देख ही रहे हैं कि सरल और सहज है, जो आप आसानी से समझ पा रहे हैं। और कवि ने लोगों को निराश न होने के लिए प्रेरित किया है फिर से इस कविता के माध्यम से। लूट लिया माली ने भुवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता। फिर से इस कविता के माध्यम से कवि ने हमको प्रेरित किया है। कुछ कठिन शब्द है वो देख लेते हैं। गंध माने होता है खुशबू, और मुखड़ा मतलब होता है चेहरा, या जिसको मुंह भी बोलते हैं। संदर्भ फिर से वही रहेगा, फिर से हम संदर्भ देख लेते हैं। पुस्तक का नाम है हिंदी, पाठ का नाम जीवन नहीं मरा करता, कवि का नाम गोपाल दास धीरज, और विधा है कविता, जो कि एक प्रेरक कविता है। प्रसंग है वही रहेगा, प्रसंग निराशा में डूबे हुए लोगों को कवि ने आशा न छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। व्याख्या देख लेते हैं, क्या है इसकी व्याख्या। कवि कहते हैं, यदि बगीचे को कोई माली उजाड़ दे तो क्या हुआ? उसकी फूलों की गंध बनी रहती है, अर्थात फूलों की गंध को कोई भी नहीं छीन सकता। आंधी और तूफान के आने से खिड़की धूल को अंदर आने से नहीं रोक सकती, आती ही है, चाहे आप कितनी भी खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए। ठीक उसी प्रकार जिनमें नफरत की भावना होती है वो लंबे समय तक नहीं चलते, थोड़े ही समय में उनके चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन जो दर्पण होता है वो ज्यों का त्यों बना रहता है। यदि कुछ लोग दर्पण से नाराज हो जाए तो इससे दर्पण को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। विशेष में आ जाते हैं। मेरे ख्याल से अभी तक आप सभी को विशेष
व्याख्या और प्रसंग याद हो गए होंगे आपको। सिर्फ काम किस पे करना है? व्याख्या पे। प्रसंग, संदर्भ और विशेष, ये तो बार बार आपका वही है। आपको सिर्फ काम करना है व्याख्या पे, और व्याख्या भी इतनी कठिन नहीं है, जैसा लिखा है उसको आपको सिर्फ सरल शब्दों में लिखना है, आप आराम से उसकी व्याख्या कर लेंगे। तो विशेष हम देख लेते हैं। विशेष में क्या है? भाषा सारगर्भित, सरल और सहज। कविता कैसी है? तुकांत, आखिरी के जो शब्द मिल रहे हैं इसलिए तुकांत कविता है। छंद है मुक्ता, क्योंकि इसमें छंद का प्रयोग नहीं हुआ है। और कवि ने लोगों को निराश न होने के लिए प्रेरित किया है। तो ये बहुत अच्छी प्रेरक कविता है। पाठ, अब पाठ से है, हम पाठ के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं कि कौन से प्रश्नों को यहाँ पर हमको हल करना है।